मेरा नाम है दानियाल अहमद उर्फ होनी अनहोनी। और आप सबका एक दफ़ा फिर से खुश आमदेद और बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इस हसीन महफिल में शामिल करने के लिए। और ये जो आपने वीडियो देखी और ये जो इंस्ट्रूमेंट इसमें देखा, उसके बारे में शायद मैं थोड़ा बाद में बात करूं। जो मैंने आज की दास्तान प्लान की है, उसको वक्त के अंदर महदूद रखते हुए, अगर टाइम मिला तो फिर आपको बाद में उसके बारे में बताऊंगा, या आप अगर मुझे ईमेल लिखें तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ अगर आप और जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपके घर वाले भी ठीक ठाक होंगे, और आपके इंटरनेट कनेक्शन भी बिल्कुल सेहतमंद होंगे, क्योंकि जो आज हम करना चाह रहे हैं उसके लिए ये थोड़ा ज़रूरी है। तो मैं शुरू करता हूँ अब अपनी दास्तान से। और जो मैंने आज आप सबको दास्तान सुनाने का इरादा किया है, सोचा है, उस दास्तान का नाम है हंस, कुमार और मैं। और ये तीन हिस्सों में है। और मैं अब शुरू करता हूँ पहले हिस्से से, जिसका नाम है हंस। मुझे उम्मीद है कि तानपुरा ज़्यादा लाउड नहीं होगा, सही है Perfect. वॉल्यूम? Yeah. ठीक है। एक सेकंड।
वाह! वाह, वाह, आप वाह! सबका बहुत शुक्रिया। ये था एक छोटा-सा आलाप राग हंसध्वनि में। और हंस जैसे आप सब जानते होंगे स्वान को कहते हैं। और इस राग का रस जो है वो एक तो हंस की खूबसूरती को या हंस की आवाज़ को बयान करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे और भी इसमें रस हैं। और जिस तरह जब हम इसको बजाते हैं तो अलग-अलग जो इसके अंदर रस हैं, चाहे वो खूबसूरती का हो या खुशी का हो या एक रात की अंधेरी चाँदनी का भी कभी-कभी आ जाता है इसमें। हालाँकि ये चाँदनी का राग नहीं है, लेकिन पानी पानी की जिस तरह स्टिलनेस होती है, कभी-कभी मुझे लगता है उस स्टिलनेस का और उस स्टिलनेस के ऊपर एक हंस के तैरने का वो भी आ जाता है। मैंने अभी इसको जब बजाने की कोशिश की तो मैं एक रात के समय में एक झील के ऊपर समझे बैठा हुआ हूँ और मैं एक हंस को देखता हूँ और मैं उस हंस की खूबसूरती को सोचने का, उसके ख़्याल में ये आलाप करने की आपके सामने कोशिश की है। तो वाह! अम अम, हंसध्वनि जो है एक 5 सुरों का रागा है, बड़ा बड़ा सिंपल है। और इसकी सिम्प्लिसिटी में इसकी खूबसूरती भी है। और आपको अम, ये भी पता होगा कि 5 सुर के जो राग हैं या पेंटाटोनिक स्केल्स जिनको कहते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका में भी गाए जाते हैं, ईस्ट एशिया में, जापान में। और हमारे यहाँ भी काफ़ी ये पेंटाटोनिक स्केल्स या 5 सुरों के जो राग हैं, ये हैं। और उसके बाद जो मैंने थोड़ा-सा बजाया वो एक तराना था राग हंसध्वनि में। और तराने की भी पहले बात हुई तो मैं उसको ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं फ़ौरन दूसरे अपने दास्तान के हिस्से में जाऊँगा। ये तो हंस की दास्तान थी, हंस की चाल की, हंस की खूबसूरती की, उसकी फ़ॉर्म के बारे में। लेकिन ये जो हंस का फ़िगर है, ये जो मेटाफ़र है हंस का, ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से कबीर कबीर दास, द वन एंड ओनली कबीर, उनकी उनकी शायरी में भी ये है। और उनका एक भजन है बहुत खूबसूरत गाया हुआ, जिसका नाम है उड़ जाएगा हंस अकेला। और ये भजन भी जो है हंस इस भजन में एक सोल को या एक लाइफ, एक फ्रेजाइल लाइफ का एक मेटाफर इसको दिया है कि उड़ जाएगा हंस अकेला। और जग दर्शन का मेला, ये जो लाइफ और ये दुनियावी जिंदगी की जो ट्रांजिटरी और सेंसिटिव सी नेचर है उसके ऊपर है। तो जो दूसरा हिस्सा है मेरी मेरी कहानी का, वो कनेक्टेड है ये हंस और कबीर की शायरी से, क्योंकि वो है कुमार के बारे में। और कुमार मेरे लिए इस वक़्त इस दास्तान में कुमार सिर्फ़ और सिर्फ़ कुमार गंधर्वा जी हैं। और कुमार गंधर्वा जी जो हैं वो बड़े-सगीर के एक बहुत मकबूल तरीन गायकों में से माने माने जाते हैं। और कुमार जी की स्टोरी में और उनके स्टाइल में जो ख़ासियत है, मैं तो उसको लफ्ज़ों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये बात बहुत वाज़ेह है कि बड़े-सगीर की मौसीकी में, शास्त्रीय संगीत की तारीख़ में कुमार जी का एक एक मकाम है। और उस मकाम के साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। और कि उनका स्टाइल कैसे बना और क्या उनके स्टाइल के बारे में क्या वो चीज़ थी जो वाक़ई लोगों को इतनी भाई और यूनिक थी। और कुमार जी की जो स्टोरी है उसमें कुमार गंधर्वा जी, उनका एक्चुअल नाम तो कुमार गंधर्व नहीं था, एक और नाम था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये नाम कुमार गंधर्व ले लिया, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने गाने की ये जो सलाहियत है इसका बहुत ज़बरदस्त मुज़ाहिरा किया और लोग बहुत महज़ूज़ थे। ही वाज़ अ चाइल्ड प्रोडिजी एज़ वी से। तो बहुत प्रॉमिसिंग उनका करियर था और वो गा रहे थे और काफ़ी आगे जा रहे थे। और फिर इन हिज़ अर्ली 20s उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कुमार गंधर्व को। और जब कुमार गंधर्व को ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उस ज़माने में तो इसका क्योर भी नहीं होता था। और ट्यूबरकुलोसिस एज़ यू नो इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ द लंग्स। और इसमें बहुत बहुत आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो कुमार गंधर्व जी बिल्कुल चुप हो गए और वो गा नहीं सकते थे। और काफ़ी टाइम वो देवास में जहाँ वो थे एक कमरे के अंदर बंद रहते थे। क्योंकि वो इतना फिज़िकली डिबिलिटेट हो चुके थे ट्यूबरकुलोसिस से कि वो ना हिल पाते थे, ना चल फिर पाते थे और गाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था।
और फिर 1962 में जब स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एक मेडिसिन इन्वेंट हुई, तो कुमार गंधर्व को भी ये ट्रीटमेंट मिला और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुए। लेकिन बेहतर होने के बाद भी उनके, क्योंकि लंग्स इतने डैमेज हो चुके थे और उनको बिल्कुल इस बात का एहसास था, तो वो काफ़ी परेशान भी थे। और एक दिन वो इसी परेशानी को लेके बैठे हुए थे कि मेरे फेफड़े जो हैं वो तो अब बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से घायल हो चुके हैं, बिल्कुल कोई उनका उनमें बिल्कुल जान नहीं है, या वो गायकी नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने कमरे में बैठे हुए थे कुमार जी, और कुमार जी को उस वक़्त जो है एक चिड़िया की ची की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, और कुमार जी ने उसको सुना और फिर देखा जब अपनी खिड़की में, तो उन्होंने उस चिड़िया का जिस्म देखा। तो कुमार जी ने सोचा कि ये तो एक इतनी छोटी-सी एक ये चिड़िया है, और इसके छोटी-सी बॉडी के अंदर इसके इतने छोटे से फेफड़े हैं, और ये इतनी बड़ी आवाज़ निकाल रही है, तो मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ फिज़िकली, और मैं इतना रियाज़ भी कर चुका हूँ, और मेरे लंग्स भी एक चिड़िया के मुताबिक तो बहुत बड़े हैं। तो इस चिड़िया को देख के और उस चिड़िया की ज़ोरदार चीं को सुन के कुमार जी को बहुत इंस्पिरेशन मिली, और उनको हिम्मत मिली कि नहीं, मैं करूँगा और मैं फिर से गाऊँगा। और उसके बाद उन्होंने फिर से गाया, और जब उन्होंने गाया, तो आज पूरी दुनिया उनको याद करती है, क्योंकि उन्होंने पूरा स्टाइल चेंज कर दिया। उन्होंने सब घरानों के ट्रेडिशन से हट के जो है गायकी की और स्टाइल इन्वेंट किया, स्टाइल्स को चेंज किया। और उसके बाद जो एक बहुत उनकी और दिलचस्प दास्तान है कि जब वो उस कमरे में बंद होते थे और वो उस कमरे में बंद बैठे होते थे, तो वो बाहर जो है कई दफ़ा उनको फ़कीरों के गीत सुनने को मिलते थे। और उन फ़कीरों के गीतों में से उनको कबीर के बारे में पता चला, और उन्होंने कबीर के बारे में पढ़ा, और कबीर के भजन और कबीर की शायरी और उनका कलाम पढ़ना शुरू किया। जी, लोग डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं एक्चुअली कुमार जी पे, क्योंकि उनका कुछ मकाम ही ऐसा है। और हद अनहद वाली भी बहुत ज़बरदस्त एक डॉक्यूमेंट्री है, आप ज़रूर देखिएगा। तो तो कुमार जी ने फिर उसके बाद कबीर को गाना शुरू किया, और जब कबीर को उन्होंने गाना शुरू किया, तो लोगों ने बोला कि ये शास्त्रीय संगीत में, जिसको लोग क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं, मुझे पर्सनली वैसे क्लासिकल म्यूजिक का लफ्ज़ इतना पसंद नहीं है। शास्त्रीय संगीत मुझे बड़ा ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट एक लफ्ज़ लगता है, क्योंकि संगीत भी आ जाता है जिसमें संग भी है, संगत भी है, गीत भी है, और शास्त्रीय की जो मुशाबित है वो शास्त्रा से होती है। तो शास्त्रीय संगीत इज़ लाइक अ सिस्टम ऑफ म्यूजिकल नॉलेज, और शास्त्रा का एक अपना एक उसमें वो है। बट खैर, हम बात करते हैं कुमार की, तो कुमार गंधर्व जी ने फिर जो है जब कबीर को गाना शुरू किया, तो लोगों ने उनको कहा कि तुम क्या फकीरों के गीत गा रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा है कबीर, और वो मलबा भी कहते, तो कहते मलबा मेरा है और मैं मलबा का हूँ और मैं गाऊंगा, और मुझे इसकी समझ आती है। और उन्होंने कबीर को गाया, और उसके बाद कबीर को और भी गाया गया। और आप सब शायद जानते हो कुमार गंधर्व की बहुत नौनिहार मशहूर स्टूडेंट और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट शोभा मुदगिल जी, उन्होंने भी फिर आगे कुमार जी के स्टाइल को वो आगे लेके गईं। तो मैं अब आपके लिए पेश करूँगा कुमार गंधर्व की गाई हुई उड़ जाएगा हंस अकेला, थोड़ा-सा आपके लिए अ, उसके कुछ बोल सुनाऊँगा आपको। ये भी खड़ी बोली में है, और ज़रूर जब वक़्त मिले आपको तो ज़रूर कुमार जी का वर्ज़न सुनिएगा। मेरा तो अ, जैसा है सो है। तो मैं शुरू करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि साउंड अभी तक ठीक होगी, और पहली दफ़ा की साउंड ठीक थी, कट तो नहीं रही थी बाँसुरी। It was perfect. कभी कभी जब आप बहुत high notes लेते हैं ना, I think the AirPods aren't able to capture it, but I think it's overall it's beautiful. भाई, जिन्होंने ये वर्ज़न बचपन से सुना है उनसे माज़रत, गुस्ताखियाँ माफ़। मैं आपके बचपन के सुने हुए गाने ख़राब तो नहीं करना चाहूँगा, बस अपनी एक कोशिश आप लोगों के लिए पेश करूँगा।
Dude, this is like wow. I think I say for everyone, wow, it's just beautiful. बोलिए तालियां बजा रही है मेरे सामने बैठी. बहुत शुक्रिया आप सबके सुनने का। और इस मौसीकी में तो होता ही ऐसे है, जैसे सुनने वाले होते हैं वैसे ही खुद ही बजती है। तो इसमें आपके बगैर तो ये बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं। तो मेरा कुमार गंधर्व जी के साथ जिस तरह रिश्ता बना, वो इस तरह हुआ कि 2016 में मुझे खुद को ट्यूबरकुलोसिस हो गया और मैं 8 महीने लगभग अस्पताल में रहा। फेफड़ों ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया और काफी काफी मुश्किल हो गया था। और मुझे भी ये था कि पता नहीं शायद मैं वापस फिर जब पहले तो शुरू में तो ठीक होने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उम्मीद के साथ चलते रहे आगे। और क्योंकि लंग बिल्कुल दोनों कोलैप्स हो गए थे, ब्रोंकोस्कोपी में भी एक 10% चांस होता है लंग के पंक्चर होने का, वो मेरे साथ हो गया। और ट्यूबरकुलोसिस भी मुझे मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस था, पूरे लंग्स में फैल गया था। और सांस की भी मशीन लगी हुई थी और 2 मशीन से फेफड़े भी मेरे स्टेबलाइज किए हुए थे डॉक्टरों ने। तो मुझे भी लगा कि अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं बांसुरी बजाऊं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ बेहतरी आई, मेडिसिन ने काम करना शुरू किया, सब कुछ ठीक हुआ। और उस दौरान में ही एक्चुअली मुझे कुमार गंधर्व के बारे में भी पता चला। तो मैंने जब उनकी गायकी सुनी और उनकी स्टोरी सुनी और देखा कि उनको किस तरह इस छोटी सी चिड़िया ने इतनी हिम्मत दी थी, तो मैंने भी कुमार जी की छोटी सी चिड़िया को देख अपने अपने जहन में इमेजिन किया। और मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, हो सकता है कि फिर कुछ बने। तो अ, तो ये मेरी मेरी उनके साथ वाबस्तगी रही है। और मैं अपने बारे में तो और क्या ही आपको कहूँगा, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं बहुत डिफरेंट सा एक टॉपिक है, लेकिन मैं पिछले हफ्ते 8-10 दिन पहले कश्मीर चला गया था। छुट्टी पूरी नहीं थी, लेकिन बस छुट्टी आधी पौनी थी। और बाकी ये आपको पता है ऑनलाइन वर्किंग में काफ़ी थोड़ा लीवर भी मिल जाता है कभी कभी। तो मैं मैं और मेरी शरीक हाथ हम उधर चले गए कश्मीर। और कश्मीर जब मैं गया तो वहाँ एक जगह है तितवाल। और तितवाल बिल्कुल इंडिया आपको एक दरिया के सामने नजर आता है, हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, कहते थे, अब तो उसको इंडिया ही कहते हैं। और मुझे उस वक्त ये समझ आई कि ये मंटो की जो कहानी है तितवाल का कुत्ता, उसकी जो जियोग्राफी वो डिस्क्राइब की है, वो मुझे बिल्कुल इस ट्रिप पे जाके समझ आई। और एक वो क्योंकि एक रंज की एक तरह से एक बात बात हुई, तो ये बड़ा रंज उस वक्त भी मुझे फील हुआ कि बिल्कुल ये ब्रिज क्रॉस करके हम जा नहीं सकते और ना वहां से कोई आ सकता है। और वैसे हम कितना जुड़े हुए हैं, मौसीकी हमारी कितनी जुड़ी हुई है, हम लोग कितने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आई एम श्योर यहाँ पे भी हमारे बॉर्डर के उस पार के साथी मौजूद हैं। तो आप लोगों के लिए भी। और मैं मैं तो अपनी अपनी बांसुरी से ही आवाजें दे सकता हूँ और इसको आवाज दे सकता हूँ, इस फीलिंग को भी। तो मैंने सोचा एंड में आपके लिए थोड़ा सा एक कश्मीर का थोड़ा सा अंग पेश किया जाए, क्योंकि मेरे भी जहन में वो यादें सारी सारी ताज़ा हैं कश्मीर की वादी की। और मैंने कहा कि शायद कोशिश करता हूँ तो आप लोग शायद महजूज हों। तो ये बड़ा एक मशहूर तरीन कश्मीरी फोक सॉन्ग है, जिस पे मैं आज की ये अपनी टूटी फूटी दास्तान ख़त्म करूँगा। और शुरू करते हैं। ये आपने आई एम श्योर सबने सुना हुआ होगा।